हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत काल का सैयद वंश और लोधी वंश। तो सैयद और लोधी वंश के बारे में जाने तो जब दिल्ली सल्तनत काल के जो 5 प्रमुख वंश थे, दास वंश, खिलजी वंश और एक थे तुगलक वंश। ये तीनों वंश जो थे, दास, खिलजी और तुगलक वंश, ये तुर्क जनजाति मुस्लिम थे। और सैयद वंश और लोधी वंश जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उनके जो मुख्य पॉइंट है वो तुर्क जनजाति नहीं थे, तुर्क जनजाति मुस्लिम नहीं थे। तो आइए अब हम लोग देखेंगे सैयद वंश से कितने महत्वपूर्ण पॉइंट है, उस सभी पॉइंट को आज हम लोग जानेंगे और उससे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले सैयद वंश के बारे में जानिए। तो सैयद वंश के संस्थापक खिज खां थे। खिज खां, तो खिज खां जो थे, खिज खां वो सैयद वंश का संस्थापक थे। खिज खां जब तैमूर लंक ने भारत में आए और फिर भारत से जब वो वापस गए तो खिज खां ने उनको क्या किए, सहयोग किए। सहयोग करने के बाद जब तैमूर लंक ने बाहर गए, यानी भारत से बाहर गए, वापस गए, तो उसने खिज खां को लाहौर और दोबलपुर दिए, मतलब उनको शासन अधिकार करने के लिए दिए। लेकिन उनसे उनको संतुष्ट नहीं था। जो दिल्ली में एक सल्तनत काल, दिल्ली में थे दौलत खां, वहां शासन कर रहे थे। दिल्ली में कौन थे? दिल्ली में दौलत खां शासन कर रहे थे। तो उनको पराजित करके खिज खां ने उसको अब उस पर अधिकार करके वहां भी अपना शासन करने लगे। कौन? खिज खां ने। अब हुआ क्या कि सैयद वंश के संस्थापक खिज खां थे और उनके खिज खां के पुत्र मुबारक शाह, उनके भाई फरीदा खान, मुबारक शाह का भाई फरीदा खान और फरीदा खान के बाद मोहम्मद शाह। तो हुआ क्या कि दिल्ली सल्तनत काल के जो सैयद वंश थे, उनके एक संस्थापक थे खिज खां, उनके पुत्र का नाम मुबारक शाह और दूसरा पुत्र का नाम फरीद खान। तो फरीद खान के भी पुत्र का नाम था मोहम्मद शाह। हुआ क्या, मुबारक शाह ये शासन किए थे 1421 से 1434 ईस्वी तक। लेकिन फरीद खान ये कहीं भी शासन नहीं किए। उनके पुत्र जो थे मोहम्मद शाह, वो 1434 से 43 तक वो शासन किए, उनके संघर्ष का। और एक अंतिम शासक थे सैयद वंश के जो आलम शाह थे, उनकी संघर्ष काल 1443 से 51 थी। तो संस्थापक खिज खां जो दौलत खां लोधी को पराजित किया और क्या किया, वहां का शासन करने लगा। जो दिल्ली में दौलत खां क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। उसी समय खिज खां ने जब तैमूर लंक ने वापस जा रहे थे भारत से, तो उसने लाहौर दोबलपुर अधिकार को, क्षेत्र को इनको सौंप दिया। लेकिन उस क्षेत्र से क्या नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे, जिसके कारण दौलत खां को दिल्ली में जब शासन कर रहे थे दौलत खां, उनको पराजित करके वहां का शासन करने लगा खिज खां। अब यहाँ पर बात होता है क्या कि देखिए 2-3 पॉइंट क्या है कि तैमूर की सहायता की प्रसन्न होकर तैमूर ने खिज खां को लाहौर और दीपालपुर सूबेदारी के रूप में सौंप देता है। इसका अर्थ हुआ कि तैमूर लंक वो जब भारत से वापस जा रहे थे, तो उनको खिज खां को दीपालपुर और लाहौर को सौंप दिए। लेकिन इससे संतुष्ट नहीं थे खिज खां, जिसके रीजन से उसने क्या किया कि दौलत खां को दिल्ली में जब शासन कर रहे थे, उनको पराजित करके वहां अपना शासन करने लगे। कौन? तो खिज खां। अब खिज खां तैमूर का पुत्र या वंशज शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। तो देखिए खिज खां तैमूर के पुत्र या वंशज जो थे, तैमूर का वंशज जो थे, वो शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। इसका मतलब हुआ कि खिज खां, मैंने ये बात आप समझिए, खिज खां इनको सहयोग करते थे शाहरुख खां को, जो तैमूर का वंशज या पुत्र थे। तो यहाँ पर हुआ कि तैमूर के जो वंशज या पुत्र थे शाहरुख खान, उनको सहयोग करते थे। कौन? खिज खां, ताकि दोनों में मतभेद ना हो। इसी रीजन से खिज खां ने उनको शाहरुख खान के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था खिज खां। मुबारक शाह, इसके बाद अगला पॉइंट है कि मुबारक शाह सुल्तान शाही की उपाधि ली। हुआ क्या, खिज खां
खिज खा एक उपाधि धारण की, उसका नाम है रियत-ए-अल्लाह। तो रियत-ए-अल्लाह ये उपाधि धारण की, ये सुल्तान और बादशाह की उपाधि धारण नहीं की, क्योंकि जब खिज खा जो थे वो सुल्तान और बादशाह की उपाधि इसलिए धारण नहीं की क्योंकि उसने एक उपाधि धारण की थी, कौन? तो रियत-ए-अल्लाह। तो रियत-ए-अल्लाह की उपाधि धारण की कौन? खिज खा। तो उनके एक पुत्र थे खिज खा के मुबारक शाह, जो इनके उपाधि रियत-ए-अल्लाह से संतुष्ट नहीं थे। कौन? खिज खा मुबारक शाह रियत-ए-अल्लाह जो खिज खा उपाधि धारण की थी, उस उपाधि से उनके पुत्र जो मुबारक शाह थे संतुष्ट नहीं थे। कौन? मुबारक शाह। उसने कहा कि सुल्तान शाही की उपाधि धारण की। कौन? मुबारक शाह जो खिज खा के पुत्र थे। हुआ क्या? सैयद वंश ही स्वयं को पैगंबर के वंशज मानते थे। मतलब जो सैयद वंशज थे स्वयं को क्या किए? पैगंबर को के रूप में मानते थे। सैयद वंशज यानी जो सैयद वंशज थे वो क्या करते थे? पैगंबर के वंशज मानते थे। अब इसके बाद इसे मुबारक शाह से 2-3 पॉइंट और है। ये देखिए क्या है पॉइंट, कि मुबारक शाह के दरबारी इतिहासकार अहमद सरहिंदी, कौन थे? अहमद सरहिंदी की तारीख-ए-मुबारक शाही की रचना की। तो इसका मतलब हुआ कि मुबारक शाह के दरबारी इतिहासकार कौन थे? अहमद सरहिंदी, जो क्या किए? तारीख-ए-मुबारक शाही की पुस्तक की रचना की। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि तारीख-ए-मुबारक शाह पुस्तक की रचना किसने की? तो अहमद सरहिंदी ने। किसके दरबार में रहते थे? तो मुबारक शाह के दरबार में रहते थे। तो ये भी कभी कभी पूछता है, कभी सरहिंदी कौन, माने यह भी क्वेश्चन पूछता है कि तारीख-ए-मुबारक शाही की पुस्तक की रचना किसने की? तो अहमद सरहिंदी ने। अब उसके बाद वो जो मुबारक शाह, मुबारकवाद की स्थापना और अंतिम शासक कौन थे? आलम शाह थे। तो मुबारकवाद की स्थापना मुबारक शाह ने की और अंतिम सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह थे। कौन थे? आलम शाह। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि खिज खा के मुबारक शाह एक शासन किए, इनका भी क्रम याद रखे रहिएगा। 1 नंबर में खिज खा ये शासन किए, उसके बाद 2 नंबर में मुबारक शाह, तीसरा नंबर में मोहम्मद शाह और चौथा नंबर में अंतिम शासक थे दिल्ली सल्तनत काल के सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह, जो 1443 से 1451 तक इनकी अंतिम संघर्ष काल था। तो आज कभी क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत काल के सैयद वंश के यानी क्रम में कौन कौन सा संघर्ष, कौन कौन सा शासन किया, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा प्रश्न मिलता है। तो पहले किए कौन? खिज खा, दूसरा मुबारक शाह, तीसरा कौन है? मोहम्मद शाह और चौथा थे आलम शाह। तो ये आपको याद रखना होगा सीरियल बाय सीरियल। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके बाद हुआ क्या कि अंतिम शासक तो आलम शाह हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद हुआ कि अंतिम शासक आलम शाह और उनके बाद उनकी पतन होने लगी। अब एक नए वंश के उभर के आने लगे, लोधी वंश। तो लोधी वंश के शासनकाल जो थे, लोधी वंश के शासनकाल थे 1451 से 1526। तो 1451 से 1526 लोधी वंश के शासनकाल थे। उनके संस्थापक बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी। हुआ क्या? बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी के 2 पुत्र जलाल खां और इब्राहिम लोधी। तो यहाँ पर एक संघर्ष जो एक शासनकाल जो है 1451 से 1489 तक बहलोल लोधी ने क्या किया? शासन किया। सिकंदर लोधी ने 1489 से 1517 तक क्या किया? शासन किया। इसका मतलब हुआ कि लोधी वंश कि जो बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी के 2 पुत्र जलाल खां और एक इब्राहिम लोधी, तो मुख्य रूप से ये शासन किए। ये तो भी किए लेकिन उतना मुख्य रूप से पॉइंट इसे नहीं, इसलिए इसको मुख्य रूप से महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि शासन किए। तो ये भी क्रम याद रखे रहिएगा कि लोधी वंश में पहला जो है बहलोल लोधी वो शासन किए, दूसरा सिकंदर लोधी, तीसरा इब्राहिम लोधी और चौथा 3 गो ही इसका क्रम याद रखिएगा। पहला बहलोल लोधी, दूसरा सिकंदर लोधी, तीसरा इब्राहिम लोधी। तो यहाँ पर बात हुआ कि लोधी वंश की जब शासन काल जो थे 1451 से 1526 के बीच, ये काफी इम्पोर्टेंट था, जिसके कारण से इससे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। इससे हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहता है। तो आइए अगला क्वेश्चन क्या है
कि बहलोल लोदी, जो बहलोल लोदी थे, लोदी वंश के संस्थापक थे, वो जो है बहलोल शाह गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली का शासक बना। इसका मतलब हुआ कि बहलोल लोदी जो थे बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की, और उसने क्या किया कि बहलोल लोदी बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करके वो दिल्ली का शासक बन गया और दिल्ली का शासन कर रहा था। कौन? बहलोल लोदी। उसने अब उसके बाद हुआ क्या, उसने नेक्स्ट पॉइंट है, उसने बहलोल सिक्का चलाया। हुआ क्या कि अकबर से आने से पहले बहलोल सिक्का दिल्ली के आसपास क्षेत्र में काफी विस्तृत रूप से ये व्यापार करने आदि क्षेत्रों में ये सबसे ज्यादा प्रसारित था। कौन? बहलोल सिक्का। अब यहाँ पर बात आता है बहलोल सिक्का किसने चलाया, तो बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्का को चलाया दिल्ली के आसपास क्षेत्र में। ये काफी ज्यादा तक यानी दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में ज्यादा प्रचार प्रसार हो चुका था, और ये व्यापार उद्योगों के क्षेत्र में काफी इसका आर्थिक योगदान था। किसका? तो बहलोल सिक्का का। कब? जब अकबर से पहले, अकबर के आने से पहले तक इसका काफी योगदान था बहलोल सिक्का का। इसके बाद बहलोल लोदी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है कि बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी का शासक बना। जब बहलोल लोदी का पतन हो गया उसके बाद सिकंदर लोदी का शासन बना, जो इस वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक या प्रतापी शासक माना जाता है, या महत्वपूर्ण शासक भी माना जाता है। बहलोल लोदी के बाद जो सिकंदर लोदी जो शासक बने वो सबसे सर्वश्रेष्ठ या महत्वपूर्ण या प्रतापी शासक था। कौन? सिकंदर लोदी। इनके भी बारे में 2-3 पॉइंट है जो उनके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कौन कौन है? बहलोल लोदी के, देखिए बहलोल लोदी के 9 पुत्र थे। 9 पुत्र में तीसरा पुत्र का नाम था निजाम खां। क्या नाम था? निजाम खां। तो वही बात लिखा हुआ है कि बहलोल लोदी के 9 पुत्र थे, जिसमें तीसरा पुत्र कौन थे? तीसरा पुत्र निजाम खां जो थे, निजाम खां वो सिकंदर खां के शासक बना। तो इसका मतलब हुआ कि सिकंदर खां अपने नाम पर शासक नहीं कर रहे थे, वो निजाम खां के नाम पर ही शासक कर रहे थे। यानी आप जो बहलोल लोदी के 9 पुत्र थे उसमें तीसरा पुत्र जो निजाम खां थे उन्हीं के नाम पर ये शासक कर रहे थे। कौन? निजाम खां के ही नाम पर सिकंदर लोदी शासक कर रहे थे। तो यही आपका मुख्य पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है कि 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। तो 1504 में आगरा शहर की स्थापना की सिकंदर लोदी, क्योंकि निजाम खां के नाम से ही शासक करते थे, लेकिन उनका नाम सिकंदर खां था। तो सिकंदर खां लोदी ने, जो सिकंदर लोदी 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो 1504 में आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी ने की। किसने की? सिकंदर लोदी। क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछता है। उसके बाद 1506 में 2 साल बाद उस राजधानी बना लिया सिकंदर लोदी आगरा को। तो पहले दिल्ली में पहले से ही दिल्ली में वो क्या करता था? शासन करता था सिकंदर लोदी। और बाद में 1504 में आगरा को क्या किया? आगरा शहर को स्थापना की, और 2 साल बाद यानी 1506 में उसने आगरा को अपनी राजधानी बना ली। कौन? सिकंदर लोदी ने। उसके बाद उसने क्या किया? बहुत सारा सफल प्रयोग भी किया। कौन? सिकंदर लोदी ने। इसलिए उनको प्रतापी शासक और सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता था। किसको? तो सिकंदर लोदी के। उसने कृषि क्षेत्र के विकास एवं भूमि माप के लिए गज-ए-सिकंदरी चलाया। यानी भूमि मापने के यंत्र, जो भूमि मापने वाले यंत्र जो थे वो गज-ए-सिकंदरी के नाम से चलाया, जो भूमि को माप सके। कौन? तो उसने कृषि के क्षेत्र में काफी विकास योगदान था, इसलिए उनको प्रतापी शासक माना जाता था सिकंदर लोदी को। अब उसके बाद हुआ क्या कि सिकंदर गुलरुखी उपनाम, उसने फारसी कविताएं भी लिखती थी। वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। कौन? सिकंदर लोदी। जो और उनको एबिलिटी, योग्यता जो काफी ज्यादा थी, और वो योग्य व्यक्ति थे, जिसे वो सिकंदर लोदी ने वो अपने नाम पर कविताएं नहीं, अपने नाम पर नहीं बल्कि गुलरुखी के नाम पर ही कविताएं लिखती थी फारसी में। कौन? तो सिकंदर लोदी ने अपने सिकंदर लोदी के नाम पर नहीं, गुलरुखी नाम पर वो कविताएं लिखती थी। तो इस कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि किस वंश के शासक ने
किस वंश के शासक ने गुलरुखी नाम की से अपनी कविताएं फारसी में लिखी थी? तो कौन थे? तो सिकंदर लोदी थे। वो अपने नाम पर नहीं बल्कि गुलरुखी के नाम पर वो किताब फारसी में कविताएं लिखती थी। कौन? तो सिकंदर लोदी। अब उसने एक बात है कि सिकंदर लोदी ने इस्लाम धर्म की तजिया पर प्रतिबंध लगाया। जजिया पर, तजिया नहीं जजिया है, तो जजिया पर प्रतिबंध लगाया। देखिए जजिया पर इसलिए प्रतिबंध लगाया, जजिया का मतलब होता है गैर इस्लाम धर्म से टैक्स लेना। जैसे मान लीजिए कि हमने दास वंश में जब पढ़े थे कि गैर इस्लाम धर्म जो थे उस पर टैक्स ले रहे थे, जो इस्लाम धर्म के व्यक्ति नहीं थे अर्थात हिंदू थे, उनसे टैक्स लेना एक प्रकार का गैर इस्लाम धर्म का टैक्स, उसको जजिया कहा जाता है। तो उसने क्या किया? कौन? सिकंदर लोदी ने जजिया पर प्रतिबंध लगाया और हिंदुओं के विरुद्ध मूर्तियों को तोड़कर कसाईयों से उनको मांस तोड़ने के रूप में उस मूर्ति की पत्थरों को दे देता था। कौन? सिकंदर लोदी। तो इसी रीजन से सिकंदर लोदी के बाद एक उनकी पतन हो गई और उसके बाद इब्राहिम लोदी देखिए। तो इसके बाद अंतिम जो शासक थे लोदी वंश के इब्राहिम लोदी, उनके बारे में कुछ मुख्य पॉइंट है, इसके बारे में हम लोग जाने। तो देखिए क्या है, इब्राहिम लोदी इस वंश का अंतिम शासक, आंशिक शासक और समय में बाबर का अभियान शुरू हुआ। देखिए हुआ क्या कि इब्राहिम लोदी जो थे लोदी वंश के अंतिम शासक थे। उसने इस पर जो है इब्राहिम लोदी जब थे तो उस समय बाबर का अभियान चल रहा था। तो बाबर का अभियान चल रहा था, बाबर का जब अभियान चल रहा था तो उसने देखा कि इब्राहिम लोदी 1518 ईस्वी में हुआ क्या कि 1518 ईस्वी में ताकलुक, याद रखे रहिएगा, 1518 ईस्वी में एक ताकलुक क्या था, युद्ध था। तो तोकलुक युद्ध था जिसमें इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ। तो हुआ क्या कि राणा सांगा और उनके बीच हुआ, हाँ, तोखली के युद्ध, समझ गए। 1518 में इब्राहिम लोदी जब आए, अंतिम शासक थे, उस समय 1518 में तोखली युद्ध हुई जिसमें इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ। तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ जिसमें राणा सांगा ने जीत गया। किसका युद्ध था? तोखली का युद्ध। ये याद रखे रहिएगा, ये बहुत पूछता है, बार बार एग्जाम में पूछता है तोखली का युद्ध 1518 में। तो 1518 में तोखली का जो युद्ध हुआ उसमें इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ जिसमें राणा सांगा का विजय हुई, यानी वो राणा सांगा विजयी हो गए, यानी पराजित नहीं हुए, वो जीत गए और इब्राहिम लोदी पराजित हो गए। और इसी रीजन से उनको लगा बाबर को कि अब इब्राहिम लोदी जो है कमजोर शासक है, जिस पर उसने क्या किया, अपना अधिकार जमाने के लिए भारत में फिर आया इब्राहिम लोदी से शासन या संघर्ष करने के लिए। उसको मालूम चल गया कि जब इब्राहिम लोदी राणा सांगा छोटे मोटे यानी राणा सांगा जो थे उनसे यानी पराजित हो जाते हैं तो इस प्रकार हम भी उनको संघर्ष में पराजित कर देंगे। इसी रीजन से भारत में बाबर ने आया और इब्राहिम लोदी को क्या किया, पराजित किया। तो 21 अप्रैल 1526 में 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के क्षेत्र में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी से संघर्ष किया तो इब्राहिम लोदी पराजित हो गया और बाबर का विजयी हो गई। विजयी होने के साथ साथ बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध भूमि में ही क्या किया, पराजित कर दिया, मृत्यु कर दिया, मार डाला। कौन? तो बाबर ने। किसमें? तो युद्ध भूमि में। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि पूरे दिल्ली सल्तनत काल में मैंने कौन वंश के साथ कौन ऐसा शासक है जो युद्ध भूमि में मारा गया? तो कौन थे? इब्राहिम लोदी। युद्ध भूमि में उनको मार दिए। कौन? बाबर। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के क्षेत्र में उसने इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुआ था? बाबर के बीच। तो इब्राहिम लोदी उसमें क्या हो गए, पराजित हो गए, बाबर जीत गए। उसके बाद आपको ये जो अब सैयद वंश और लोदी वंश के समाप्त हो गई, उसके बाद उसी के स्थान पर मुगल वंश उभर के
आ गए। मुगल वंशज के जो जितने भी पॉइंट थे, हुमायूं, जहांगीर, बाबर, अकबर, औरंगजेब आदि मुगल वंश के ही अंतर्गत आते हैं। इनको अब आगे पढ़ेंगे। लेकिन बाबर और इब्राहिम लोदी से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि तोप का प्रथम प्रयोग किया बाबर ने किसमें, तो पानीपत के क्षेत्र में। जब प्रथम लड़ाई हुई पानीपत की 1526 में, उसमें बाबर ने क्या किया, प्रथम तोप का प्रयोग किया था। बाबर ने, जिसका प्रमुख जो तोपिये थे उनकी सहारे से बाबर ने युद्ध को जीता, जो थे एक उस्ताद अली, एक थे मुस्तफा। तो उस्ताद अली और जो एकदम यानी हम कह सकते हैं कि प्रमुख तोपी यानी एकदम चलाने में माहिर व्यक्ति थे तोप को, कौन, उस्ताद अली और मुस्तफा ने। इन्हीं के योगदान से बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया पानीपत के प्रथम युद्ध में। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। बाबर ने विजयी हो गए और इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया गया 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के क्षेत्र में। अब इसके बाद हुआ क्या कि सल्तनत काल की जगह मुगल वंश की स्थापना हो गई। जब ये पूरे दिल्ली सल्तनत जो सल्तनत काल थे, अब इसी प्रमुख यानी बाबर के युद्ध के बाद इनकी पतन होने लगी। धीरे धीरे ये वंश जो है वो माने पतन होने लगा और बाद में उन्हीं के स्थान पर मुगल वंश यानी सल्तनत काल की जगह पर मुगल वंश की स्थापना हो गई। तो ये बात आप जान गए। एक और क्वेश्चन था कि जब ये युद्ध किए बाबर और इब्राहिम लोदी में, तो एक अलग युद्ध नीति अपनाया, कौन, तुगलक पद्धति। कौन, तो बाबर ने, ताकि इसी तुगलक पद्धति के सहायता से यानी जो अलग एक युद्ध नीति अपनाया तुगलक पद्धति बाबर ने, जिसमें दो तोपियों ने, उस्ताद अली और मुस्तफा ने, दोनों की एकदम माहिर व्यक्ति जो तोप चलाने में, जिसके रीजन से उसने क्या किया, जीता और उस अलग युद्ध नीति बनाते तुगलक पद्धति। तो तुगलक जो सिस्टम बनाए थे वो बाबर ही बनाए थे। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। अगर ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है तुगलक वंश यानी सैयद वंश और लोदी वंश जो दोनों थे, यानी पूरे दिल्ली सल्तनत काल के जो 5 वंश थे, दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, लोदी वंश के ये सभी सल्तनत काल के जब पतन होने लगे तो उसी के स्थान पर, उसी के जगह पर मुगल वंश से उभर के आए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल वंश, जो बाबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब आदि के बारे में हम लोग जो प्रमुख पॉइंट है उसके बारे में, प्रमुख जो शासक है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।